हाँ, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति। पिछली वीडियो में हमने आपको पाचन तंत्र की पूरी रूपरेखा बताया कि भोजन का जो पाचन है आहार नाल के किन किन भाग में किस तरह से होता है, उसकी सारी इक्वेशन हमने डायग्रामेटिक आपको दिखाया। आज हम आहार नाल के विभिन्न भागों में जो पाचन होता है वह किस प्रकार से और किस एंजाइम के द्वारा कैसे पचित होता है और उसका पूर्ण रूप से स्वांगीकरण कहाँ जाकर के होता है, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मानव में पाचन की जो क्रियाविधि होती है वह प्रारंभ होती है मुख से। मुख में जो पाचन होता है, भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन दोनों पाचन होता है। भौतिक पाचन की क्रियाविधि हमने बताया था कि दांतों के द्वारा भोजन को तोड़ करके छोटे पार्ट में तोड़ना ही भौतिक पाचन कहलाया। मुख में जो रासायनिक पाचन होता है, हमारी लार ग्रंथियों से टायलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो टायलिन हमारे मंड पर क्रिया करके उसको माल्टोज में तोड़ने का कार्य करती है। और जो माल्टोज है वह माल्टेज एंजाइम के द्वारा टूट करके ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, इसीलिए हमें भोजन मीठा लगता है, उसका कारण ही है। तो भोजन का जो पाचन है टायलिन के द्वारा मुख गुहा में मंड पर क्रिया करके उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देंगे। अब इसके बाद इसी में एक एंजाइम और निकलता है जिसे उस दिन हमने बताया था लाइसोजाइम। यह जो एंजाइम है भोजन के साथ आए हुए जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, यह लाइसोजाइम अपने प्रभाव के द्वारा उसे नष्ट कर देता है और भोजन लार में पूर्ण रूप से मिलकर के एक कायम के रूप में जब हो जाता है तब वह हमारे ग्रास नली के माध्यम से होते हुए हमारे आहार नल के सेकेंड पार्ट्स में आता है, जिसका नाम है आमाशय। हमने उस दिन बताया था आमाशय एक जे आकार की आहार नल की सबसे बड़ी थैली होती है, जिसमें भोजन की रासायनिक और भौतिक दोनों पाचन होता है। और आमाशय में जो रासायनिक पाचन की क्रियाविधि होती है, इसमें जठर रस, इनको सामूहिक रूप से इन सभी एंजाइम को हम जठर रस के नाम से जानते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है जठर रस कहाँ बनता है, तो जठर रस हमारे आमाशय में बनता है। एक पार्ट इस रस में और होता है HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। यह HCl भी इसी आमाशय में ही स्रावित होता है, जिसमें भोजन अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो जठर रस में ये हमारे एंजाइम हैं, या अलग अलग एंजाइम अलग अलग भोजन के पोषक तत्वों पर क्रिया करता है। जैसे पेप्सिन एंजाइम है, यह पेप्सिन एंजाइम क्या करता है कि यह हमारे प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम कहलाता है। यह एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, यानी प्रोटीन का एक खंडन हो गया यहाँ। दूसरा रेनिन एंजाइम है। रेनिन एंजाइम क्या करता है, यह दूध में पाए जाने वाले कैल्सिनोजन प्रोटीन को यह केसीन में कन्वर्ट करता है। यह बच्चों में अधिकांशतः मात्रा में बनती है। और तीसरा है जठर लाइपेज क्या करता है, यह वसा पाचक एंजाइम है जो वसा को वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, तोड़ता है। इस तरह से आमाशय में इन तीन एंजाइम के माध्यम से पाचन हो जाता है भोजन का। और फिर इसके बाद HCl क्या करता है, वह भोजन को अम्लीय माध्यम में बना करके शेष यदि किसी कारणवश से अगर लाइसोजाइम के कारण यदि कीटाणु नष्ट नहीं होते हैं तो इस HCl के प्रभाव के कारण वे नष्ट हो जाते हैं। अब आमाशय में भोजन पचने के बाद
वह पूर्ण रूप से काइम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वह लुगदी के रूप में फॉर्मेट होता है तो आमाशय के नीचे एक पाइलोरिक वाल्व जैसे ही खुलता है वैसे ही भोजन चला आता है ग्रहणी, जिसको हम बोलते हैं डियोडिनम। ग्रहणी में जब भोजन आता है तो ग्रहणी में दो पार्ट्स या एक जॉइंट्स नली होती है, इससे पित्त नली निकल करके पित्ताशय को जाती है, अग्न्याशयी नली निकल करके अग्न्याशय को जाती है। इसलिए पित्ताशय से पित्तरस, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस, ये दोनों रस इस पार्ट्स में आते हैं ग्रहणी में। हालांकि ग्रहणी एक ऐसा पार्ट्स है जहां पर कोई रस का सिक्रीशन नहीं होता है, ना ही कोई एंजाइम बनता है, ना ही कोई हार्मोन सिक्रीट होता है इस पार्ट्स में। सिर्फ यह एक स्थान है, इस स्थान पर पित्ताशय से पित्तरस आता है और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस। ये अग्न्याशयी रस के पार्ट सब हैं। ये पित्तरस अलग से ही होता है, पित्ताशय से आता है। पित्तरस क्या होता है? आपका क्षारी होता है। पित्तरस क्या होता है? क्षारी होता है। यह अब आमाशय से भोजन आया अम्लीय माध्यम में, जैसे ही भोजन आपके ग्रहणी में आया यह पित्तरस आकर के उस भोजन को क्षारी माध्यम में परिवर्तित कर देता है। अब भोजन का जो पाचन हुआ वो क्षारी माध्यम में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही क्षारी माध्यम में भोजन आता है तो पित्तरस क्या करता है? वसी अम्ल पर ही अपनी क्रियाविधि करता है। यह वसा को पूर्ण रूप से एमल्सीकृत कर देता है। यही पित्तरस का प्रमुख कार्य होता है। अब इसके बाद अग्न्याशयी नली से जो रस आते हैं जिसको अग्न्याशयी रस कहा जाता है, उसमें ट्रिप्सिन, इमाइलॉप्सिन और स्टीएप्सिन होता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, जो पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स आपके आमाशय में टूटा था, किसके प्रभाव के कारण? पेप्सिन के। उस पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स को ये ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देती है एमिनो अम्ल में। अब प्रोटीन का लास्ट पाचन होता है एमिनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में यदि वह बन गया तो वह घुलनशील पदार्थ के रूप में हमको प्राप्त हो गया। और एमाइलॉप्सिन जो होता है, यह एमाइलॉप्सिन वसापाचक एंजाइम है जो वसी अम्ल में परिवर्तित हुआ था। यदि कुछ पार्ट्स उसके बचते हैं तो यह अपने प्रभाव के कारण उसे कन्वर्ट कर देता है। और स्टीएप्सिन जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट पाचक है जो कार्बोहाइड्रेट को पूर्ण रूप से शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य कर देता है। देखिए, जितने भी एंजाइम हैं भोजन के, वो सभी पोषक तत्वों पर वो अपना अपना अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। वो हर पार्ट्स में होता चला जाएगा। जो यहाँ बचा तो उसका आमाशय में पाचन होगा, जो आमाशय में बचा उसका ग्रहणी में पाचन होगा। अब ग्रहणी में पाचन होने के बाद वह तरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और भोजन जो है वह छोटी आंत में चली जाती है। जैसे ही भोजन, पचा हुआ भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत के दीवारों में श्लेष्मिक ग्रंथियां होती है। जो श्लेष्मिक ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का श्रावण करती है। जो एंजाइम्स हमारे भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों पर अलग अलग तरीके से कार्य करती है। जैसे इरेप्सिन क्या करता है? यह वसी अम्ल को पूर्ण रूप से डाइजेस्ट कर देती है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। इन्वर्टेज यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। कहने का मतलब ये सभी जो कार्बोहाइड्रेट मंड के जो होते हैं प्रोडक्ट, ये तीनों मंडपाचक एंजाइम हैं। इरेप्सिन जो है यह वसी अम्ल को पूर्ण रूप से डाइजेस्ट कर देता है और हमारा जो प्रोटीन था वह ट्रिप्सिन के कारण पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता है। इस तरह से पचा हुआ भोजन हमारी छोटी आंत में इन एंजाइमों के द्वारा भी पचित हो जाता है। अब जैसे ही भोजन यहाँ पच जाता है तो यह जो पोषक तत्व हैं इन्हें अवशोषित किया जाता है और अपशिष्ट भोज्य पदार्थ को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। तो यह अवशोषित होता कैसे है?
अब भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए उसका क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। तो उस क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए हमारी छोटी आंत की दीवारों में हजारों लाखों की संख्या में रसांकुर भरे हुए होते हैं। यह एक रसांकुर की संरचना है, ऐसे लाखों की संख्या में रसांकुर पाए जाते हैं। इसलिए अब यहाँ जितना भी भोजन के पोषक तत्व हमको प्राप्त हुए छोटी आंत में, यह भोजन हमारी छोटी आंत के रसांकुर द्वारा उन पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। अब जैसे अवशोषण की एक सिंपल डिफिनीशन क्या होती है कि आहार नली में भोजन से निकले हुए पोषक तत्वों को अवशोषित करने की जो प्रक्रिया है उसे अवशोषण कहते हैं। अवशोषण किसे कहते हैं? आहार नली में छोटी आंत में पचे हुए भोज्य पदार्थ से पोषक तत्वों को अवशोषित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। अब जो अवशोषण की प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होती है, हम इस रसांकुर के एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए, रसांकुर की एक जो संरचना होती है, इसको हम कहें तो अगर फैला दे तो अंगुली सदृश संरचना या मीनार की जैसी संरचना यह दिखाई देती है डायग्राम के माध्यम से। लेकिन ये इतना छोटा होता है, इसे नग्न आंखों से देखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम डायग्राम के माध्यम से यदि देखें तो उसका फिगर ये हमको प्राप्त होता है। इसकी संरचना के पहले बारे में हम समझ लें। यह देखिए, यहाँ पर जो यह है, ये सभी चूसक कोशिकाएं इसके आउटर सरफेस पर होता है। ये सभी चूसक कोशिकाएं होती है। ये चूसक कोशिकाएं क्या करती है? भोजन के सभी पोषक तत्वों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है और इसी सब म्यूकोसा में इसको डाल देती है। ये जो श्लेष्मिक है इसको बोला जाता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा का मतलब ये हुआ, यह एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ में पोषक तत्वों को ये डाल दिया जाता है। अब इसके बाद जो है हमारा जो भोजन के पोषक तत्व है उसका अवशोषण देखिए अक्षीर वाहिनी की किस तरह से होता है। वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल, हमने अभी पाठ बताया कि वसा से वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल निकलता है और प्रोटीन से एमिनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज। तो एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और अन्य कुछ विटामिन का अवशोषण जो होता है वह हमारी रुधिर वाहिनी धमनी के माध्यम से होती है, रुधिर केशिका के माध्यम से होती है। और जो वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है वह लसिका वाहिनी के माध्यम से होती है। ये नली जो इसकी है यह लसिका वाहिनी है। अब ये दोनों नलियां, धमनी की और लसिका वाहिनी, देख रहे हैं, ये लसिका वाहिनी आपकी है, ये धमनी की नली है। ये दोनों नलियां यकृत निवाहिका एक सिरा होती है जिससे जाकर के यहाँ पर जुड़ जाती है। जैसे धमनी देखिए, यहाँ से निकल करके यहाँ आकर के जुड़ जाती है। और जो लसिका वाहिनी है, यह लसिका वाहिनी भी इसी हमारी यकृत निवाहिका सिरा में ही जुड़ जाती है। तो दोनों नलियां इन भोजन के पोषक तत्वों को ले करके यकृत निवाहिका सिरा में डाल देती है और यकृत निवाहिका सिरा के माध्यम से वह भोजन का पोषक तत्व चला जाता है यकृत में। और यकृत फिर शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं पर जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संचालित होती है, उस प्रकार के भोजन के पोषक तत्वों को बीच बीच में उसको प्रोवाइड करती रहती है। यह यकृत कार्य करती है। इस तरह से अब यकृत भोजन को प्रोवाइड करेगी, तब लास्ट में एक प्रक्रिया इसकी आती है जिसको बोला जाता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन। स्वांगीकरण क्या होता है कि रसांकुर द्वारा अवशोषित किए गए भोजन के पोषक तत्व को कोशिकाओं में उनके जीव द्रव्य के रूप में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वह स्वांगीकरण कहलाती है। क्या हुआ? स्वांगीकरण का मतलब हुआ कि रसांकुरों द्वारा अवशोषित किया गया भोजन का पोषक तत्व जब रुधिर केशिकाओं या विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के जीव द्रव्य के रूप में बदलने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं।
इस तरह से स्वांगीकरण की प्रक्रिया खत्म होने के बाद यह भोजन का पाचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। आज तक की क्रियाकलाप यही तक शेष नेक्स्ट अगले वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में समझेंगे। डाइजेशन आज समाप्त हो गया।